नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य राज्यों में होने वाले टेट का हमने शुरू किया है प्रैक्टिस सेट। आज का यह हमारा प्रैक्टिस सेट बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का होगा। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है बाल विकास का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के ज़्यादातर प्रश्न हमारे पेडागॉजी पर आधारित होंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो सभी जो राज्यों में जितने भी टेट हो रहे हैं देख रहे हैं, वहाँ पे पेडागॉजी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बिल्कुल, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन का मतलब होता है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं कि जो बालक होगा उस समाज के अनुरूप ही अपना व्यवहार करेगा। तो बालक उस समाज के अनुरूप ही अपना व्यवहार करने के लिए उसके अनुकूल, उसके वातावरण के अनुकूल समायोजन करने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे वह समाज के लोगों से इंटरेक्ट होता है तो उसी के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है कि बालक सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन करे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? इनमें से वो कौन सा गुण है जो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक होता है? क्योंकि प्राथमिक स्तर के में क्या होता है कि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उन बच्चों को ध्यान रखने के लिए वो कौन से गुण हैं जो शिक्षक के अंदर होने चाहिए? जैसे सरल विधियों में क्षमता, विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन, प्राथमिक स्तर के शिक्षक में धैर्य और लगन होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वे अक्सर कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो शिक्षक अगर सहनशील होगा, धैर्यवान होगा, तो उन गलतियों को बच्चे को उस तरीके से नहीं लेगा, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करेगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उनके साथ घुल मिलकर उनको अच्छे मार्ग दिखाएगा और उन्हें सही दिशा में लेके जाएगा। तो एक शिक्षक का धैर्यवान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है? कोई बच्चा अभी अभी विद्यालय जाना शुरू किया है, तो इसमें से कौन सी थीम है जो सबसे अच्छी है कि बालक उससे जुड़ा हुआ महसूस करे? मेरा प्रिय मित्र नहीं, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर अपना समय अपने परिवार के साथ बिताता है। जब वो विद्यालय में जाता है, अगर उसके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ उसे बताई जाती है तो अच्छा महसूस करता है, उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए मेरा परिवार जो थीम है वो नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चे के सामने से अगर कोई चीज़ है, अगर वो हटा ली जाती है तो उसके मन में वो उसका प्रतिबिंब रह जाता है कि नहीं, ये चीज़ है, वो यहीं पे है, वो कहीं आसपास हमारे छिपा दी गई है। तो ये होता है संवेदी प्रेरक अवस्था के आखिरी के दौर में, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की जो दिन होते हैं, उन दिनों में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व होने लगता है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर बच्चा सीख रहा है तो आज के टाइम पे है कि करके सीखने पर बल दिया जाता है, बस क्रियाशील शिक्षा पर बल दिया जाता है। बच्चा कोई चीज़ सीखे तो वो करके सीखे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है जो शिक्षक हो वो सहयोगपूर्ण भावना वाला हो और सुगम करता हो। बच्चे के रास्ते में जो चीज़ कठिनाई आ रही हो, सीखने में जो कठिनाई हो या जो विषय वस्तु कठिन हो, उसको इतना सुगम बना दे कि बच्चा उसे आसानी से सीख सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ये सुख नहीं, सूक्ष्म है, सूक्ष्म। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चलना नहीं, ये तो छोटे बच्चे भी चल सकते हैं। कूदना, इसमें भी कोई सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है। दौड़ने में भी नहीं। लेकिन लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। लिखना या फिर सुई में धागा डालना, ये मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखने में हमारे उंगलियों की जो नीब होती है उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब हमारे शरीर का जो अंतिम बिंदु है उसका उपयोग किया जाता है। यह एक बारीक काम है, इसलिए लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब एक शिक्षिका है, वह किसी भी जो प्रश्न होता है डायरेक्ट उसका उत्तर विद्यार्थियों को नहीं देती है। वो ऐसा क्रियाकलाप करवाती है कि विद्यार्थी स्वयं अपने उत्तर को निकाल सकें। उसके लिए जैसे वो बच्चों की समूह चर्चाएं कराती है, वो सहयोगात्मक अधिगम कराती है। बच्चे जब करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान अस्थायी होता है। जब वो सक्रिय भागीदारी लेते हैं किसी भी चीज़ में तो वो स्वयं करके सीखेंगे और उनका ज्ञान अस्थायी होगा। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो भी समस्याएं उनके सामने आएंगी वो स्वयं उसका समाधान कर लेंगे। तो करके सीखना यानी सक्रिय भागीदारी में वो शिक्षिका जो है अपने बच्चों को लेकर जा रही है। अगला प्रश्न, एक बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? बालक की मानसिक आयु है 16 वर्ष और उसकी शारीरिक आयु है 10 वर्ष। बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी एक 10 वर्ष का बालक 16 वर्ष के बालक के कार्यों को कर ले रहा है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो 10 दाम में 100 और 16 दाम में 160, यानी उस बालक की बुद्धिलब्धि 160 होगी। बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने। अगला प्रश्न, समय की शिक्षा इंगित करती है। समय की शिक्षा को समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। समावेशी शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जहां एक ही छत के नीचे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों अधिगम करें। मतलब कि जो सामान्य बालक होते हैं, जो विशिष्ट यानी कि जो सीखने में धीमे होते हैं, जो सीखने में तेज होते हैं, या फिर जो विकलांग बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, वे सभी एक ही छत के नीचे यानी एक ही कक्ष में शिक्षा करें। इससे क्या होगा कि दोनों के मध्य इंटरेक्शन होगा, उनके अंदर कोई भी द्वेष भावना नहीं रहेगी। जो विशिष्ट बालक होते हैं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि नहीं, एक समान शिक्षण विधि नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि सभी बच्चों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। सामान्य बच्चों को विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, बिल्कुल सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों दोनों के लिए एक ही विद्यालय होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी एक शिक्षक ऐसा क्या कार्य करे कि बच्चों के अंदर जो है सामाजिक मूल्य विकसित हो जाएं। अनुशासन की अनुभूति विकसित कर नहीं, अनुशासन से किसी के अंदर सामाजिक मूल्य नहीं लाया जा सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव कर, बिल्कुल अगर आप किसी के साथ आदर्शपूर्वक बर्ताव करते हैं तो वह भी आपके साथ आदर्शपूर्वक बर्ताव करता है। अगर शिक्षक जो है बच्चे का आदर्श होता है, बच्चे जो है शिक्षक का प्रेक्षण करते हैं, उनको देखकर चीज़ों को सीखते हैं। अगर शिक्षक का व्यवहार आदर्श होगा तो बच्चे का भी व्यवहार आदर्श होगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह आदर्श रूप से बच्चों के सामने व्यवहार करे। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? ये बीच है, यानी विद्यार्थियों के जो मध्य अधिगम शैली में अंतर होता है उसका कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारधारा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, या फिर बालक का लालन पालन? नहीं, लालन पालन का अधिगम शैली से कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया इससे नहीं, अधिगम और सामाजिकरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसका अधिगम से कोई मतलब नहीं होता है। अमीर घर का बच्चा भी तेज हो सकता है और गरीब घर का बच्चा भी तेज हो सकता है। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई जो विचारधारा नीति होती है, यानी वो किसी चीज़ को लेकर किस प्रकार से सोचता है, उसी पर निर्भर करता है कि उसकी अधिगम शैली क्या है। अगर किसी चीज़ में उसकी शैली बेहतर है, वो चीज़ों को जल्दी सीख सकता है, अच्छे से सीख सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 के बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? मतलब जो LSRW होता है, कक्षा 1 के बच्चों में किस क्रम में होना चाहिए? बच्चा जब इस समाज में आता है तो सबसे पहले वो सुनना प्रारंभ करता है। चीज़ों को जब वो सुनता है तो उसे बोलने का प्रयास करता है। तो जैसे कोई बच्चा है, अगर वो जन्म से अगर बहरा है, अगर उसके अंदर दोष नहीं है, फिर भी वो जन्म से ही गूंगा भी रहेगा, क्योंकि वो चीज़ों को सुन नहीं पाता है। जब वो चीज़ों को सुनेगा नहीं तो उसको उच्चारण नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं वो जन्म से गूंगे भी होते हैं।
कोई बच्चा है, अगर उसको ले जाके हम जंगल में जानवरों के साथ छोड़ दें, वो उनके साथ रहना सीख जाएगा, लेकिन वो मानव की भाषा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो जब लोगों के बीच में नहीं रहेगा, उनकी बातों को नहीं सुनेगा, तो उसका उच्चारण भी उस तरीके से नहीं होगा। इसलिए बच्चे के अंदर जो बोलने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, सबसे पहले वो चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद उसको बोलने का प्रयास करता है, और उसके बाद जब बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, तो जैसे ए लिखा रहता है, तो बच्चे को हम पहले बताते हैं कि ये ए है, वो चीज़ों को पढ़ता है, उसके बाद लिखने का प्रयास करता है। इसलिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसका सही क्रम होगा, LSRW। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? केवल आनुवंशिकता का? नहीं। पालन पोषण शिक्षा का? नहीं। केवल वातावरण का? नहीं। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। जैसे उदाहरण से समझिए, एक बीज होता है, जैसे मान लीजिए ये आम का बीज है। आम के बीज के अंदर क्षमता होती है कि वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर ले, वो एक विशाल वृक्ष बन जाए, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यकता होता है कि उसका वातावरण, अगर उसका वातावरण, उसकी मिट्टी, वहाँ का पानी और वहाँ की वायु अगर अच्छी है, तो वह वृक्ष बहुत ही विशाल होगा, बड़ा होगा। लेकिन वहाँ का वातावरण अगर अच्छा नहीं है, तो वो वृक्ष विकसित नहीं हो पाएगा, वो बीज भी विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के विकास के लिए उसकी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? यानी कक्षा 1 और 2 के बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं? नहीं। अमूर्त चिंतन जो है पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी जो 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था की जो अंतिम दौर होते हैं 11 से 12 वर्ष, वहाँ से बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। मूर्त अनुभवों से सीखते हैं? बिल्कुल। जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं, उनके लिए मूर्त अनुभव सबसे ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ उन्हें पढ़ाना है, कोई भी चीज़ सिखाना है, तो उसका अगर हम मूर्त रूप प्रस्तुत कर पाएँ, जैसे हम बच्चे को पढ़ाना है कि क से कबूतर, अगर हम कबूतर को बच्चे को दिखा पाएँ और उसके साथ हम क को जोड़ पाएँ, तो बच्चा उससे जल्दी सीखेगा कि ये कबूतर है, यानी क है, क से कबूतर होता है। वैसे ए है, इसके साथ अगर हम उसके साथ बच्चे को एप्पल दिखाएं या सेब दिखाएं और बोलें ए से ए फॉर एप्पल होता है, तो बच्चा उसे जल्दी सीखेगा। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी के अंदर अलग अलग मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई विद्यार्थी तेज गति से सीखता है, कोई धीमे गति से सीखता है, कोई देख कर सीख सकता है, कोई करके सीख सकता है किसी भी चीज़ को, कोई सुनकर सीख सकता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? नहीं। कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, तो एक समान गति नहीं होनी चाहिए। कठोर अनुशासन जरूरी होता है, लेकिन कठोर नहीं। बच्चा जो है खुद से आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा, तो अपनी चीज़ों को आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, जब सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी विविध अनुभव में वे सभी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब देख कर, सुन कर, बोल कर या फिर कर के सीखने की चीज़ें आ जाएंगी, तो सभी बच्चे सीखेंगे और सबका विकास एक साथ आगे होगा। अगला प्रश्न, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किस ओर संकेत करती हैं? जो विद्यार्थी होते हैं वो सीखने में अगर त्रुटियाँ कर रहे हैं, तो किस ओर संकेत करती हैं? इसका उत्तर होगा, वे कैसे सीखते हैं। बच्चे की त्रुटियाँ इस ओर संकेत करती हैं, वो चीज़ों को कैसे सीखता है, किस तरीके से वो सीखता है। अगर उसके सीखने में बार बार त्रुटियाँ आ रही हैं, इसका मतलब है कि उसके जो सीखने का तरीका है वो गलत है, तो उसके अंदर वो चीज़ सुधार होने की आवश्यकता होती है। अगर शिक्षक अच्छा है, तो बच्चे की उस कमी को पहचानेगा और उसका सुधार करेगा। तो इसका उत्तर होगा कि वे कैसे सीखते हैं, इस शिक्षार्थी को त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। मतलब कि एक बच्चा है जो किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, तो वह सा और वाज में अंतर नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। वह कौन सी बीमारी है? तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी पठन विकार, पढ़ने की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अफेजिया होता है भाषा से संबंधित, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, डिसकैल्कुलिया होती है गणना संबंधित यानी गणित से संबंधित, डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, पढ़ने से संबंधित बीमारी। अगला प्रश्न,
बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, लेकिन उसके साथ साथ और भी क्रियाएं करनी होती हैं। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। बिल्कुल, बच्चे की कमी को अगर हम पहचान लेते हैं तो उसको दूर करने के लिए उसके लिए उचित सुधारात्मक कदम भी उठाना चाहिए। अगर हम ये पहचान लेते हैं कि बच्चा किसी पार्टिकुलर चीज़ को गलत करके वह चीज़ नहीं सीख पा रहा है, वह गलत कर रहा है, तो उसके सुधार के लिए हम जरूरी कदम उठाएं। उसको कैसे ठीक करना है, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी एक शिक्षक बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बिल्कुल, अगर बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास करना है, यानी नैतिक मूल्यों का विकास करना है, तो उससे जुड़े हुए अगर उनको चर्चाओं में शामिल करते हैं तो बच्चा लोगों से जुड़ेगा, लोगों की चीज़ों को देखेगा, उसको अनुभव करेगा और सीखेगा। तो लोग अगर आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी चाहेगा कि वह भी ऐसे ही व्यवहार करे और उसका भी समाज में एक सम्मान हो। तो इसलिए अगर उसके अंदर नैतिकता का मूल्य लाना है तो उसे भी उस चर्चा में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियाँ का संचालन कब होना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए? एक सप्ताह में, या फिर अलग से संचालित करना चाहिए, या फिर अतिरिक्त समय कराया जाना चाहिए? नहीं, जो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कहानी होती है, बच्चे को अनुभव प्रदान करती है, सीखने में सहायता करती है, उसके अंदर सोच समझ मतलब विचार उत्पन्न करती है। नाटक होता है उसके अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उसे वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। कला जो है उसके अंदर रचनात्मकता का विकास करती है। खेल जो होता है उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ये सब गतिविधियाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों को प्रत्येक विषय के साथ उसे सम्मिलित कर देना चाहिए, ताकि यह उसके दैनिक जीवन में डेली के विषयों से जुड़ा रहे और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगला प्रश्न, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। किसी भी प्रतियोगिता के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कोई कक्षा हो या फिर कहीं पे भी, पक्ष लड़की पक्ष हो या फिर लड़का पक्ष, अगर उसे वरीयता दी जाती है, यानी इसका मतलब होता है कि वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह है, वहाँ पे लड़कों और लड़कियों में समानता का अभाव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये गलत है। विकास की जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। सभी को विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, सभी की विकास दर नहीं समान होती है, बल्कि उनका जो विकास का जो क्रम होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो क्रम होता है वो तो समान होता है, लेकिन उनके विकास का दर अलग अलग हो सकता है। कोई बार बच्चा जो है 12 से 18 माह में बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा 2 साल के बाद भी सही से बोलना नहीं सीख पाता है, तो उनका जो विकास का दर होता है वो समान नहीं होता है। विकास हमेशा एक ही होता है, यह भी गलत है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे दोनों सही है। अगला प्रश्न, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई अगर विद्यार्थी है, वो अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल दे। बिल्कुल, इसका यही सही उत्तर होगा। मतलब अगर सभी बच्चे हैं वो पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब मतलब शिक्षक जो शिक्षण विधि से पढ़ा रहा है वह बोरिंग है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, वो बच्चों से जुड़ नहीं पा रहा है। शिक्षक को चाहिए कि वो शिक्षण की विधि को बदल दे, कोई और विधि ले जिससे बच्चे जुड़ा हुआ महसूस करें, उसे अच्छे से समझा सके। अगला प्रश्न, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। मतलब व्यवहार को जो करना पक्ष होता है, जो कर के सीखता है बालक, वो किस में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में। बिल्कुल, करना एक गतिक मतलब गतिक है। गतिक मतलब होता है कि जो बच्चा करके सीखता है, बॉडी उसकी मूवमेंट में होती है, वो करना पक्ष होता है। जिसमें बालक की सक्रिय भूमिका होती है वो करना पक्ष होता है, नहीं उसका गतिक क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायता करता है। मतलब अगर जो शिक्षक होता है अगर बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ ले तो किस प्रकार से शिक्षक की सहायता करता है?
शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका उत्तर होगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगर शिक्षक इस चीज़ को समझ पाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की जो गतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनके अंदर भिन्नता मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो शिक्षक जो है शिक्षार्थी के जो सिखाने का तरीका होगा उसमें विविधता लाएगा। वो चाहेगा कि हम सभी शिक्षार्थियों के साथ पहुंच बना सकें, सभी ऐसी चीज़ से सिखाएं, ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग करें कि सभी विद्यार्थी उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। इसलिए शिक्षक जो है अगर वो बाल विकास का अध्ययन करता है तो वो इस चीज़ को समझ पाता है कि शिक्षार्थी जो होते हैं वो भिन्न अधिगम शैली में सीखते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बिल्कुल, बच्चे ऐसी जगह पे सीखना पसंद करते हैं, ऐसी जगह सीख सकते हैं जहाँ जो उनके अनुभव हैं या फिर उनकी जो भावनाएं हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, अपने अनुभवों को शेयर कर सकें। अगर शिक्षक ऐसा हो जो लोकतांत्रिक हो, वो ऐसा कक्षा को जो है लोकतांत्रिक रूप से रखता हो कि सभी बच्चे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, तो सभी बच्चे शिक्षक से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उस वातावरण में बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसका उत्तर पहला होगा। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। मतलब कोई विद्यार्थी है जो अपने अध्यापक से सीखता है कि जो हमारा अध्यापक है वह किस प्रकार अपने नियमित रूप से अपने समय की पाबंद है। जैसे वो नियमित रूप से आता है, विद्यालय आता है, नियमित रूप से कक्षाएं अटेंड करता है, फिर समय से जो है विद्यालय से चला जाता है, वो अपने सभी कार्य करता है। तो अगर विद्यार्थी भी शिक्षक से सीख रहा है, इसका मतलब है वह मतलब शिक्षक को देख कर सीख रहा है, मतलब उसका प्रेक्षण करके सीख रहा है कि किस प्रकार हमारा शिक्षक अपने समय का पाबंद है। तो विद्यार्थी भी वो चीज़ अपने समय का पाबंद होगा, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे स्कूल जाना, समय पे पढ़ना, समय पे खेलना, इन सब चीज़ों में अपने समय को उपयोग करेगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी जो सीखते हैं उनके सीखने में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके कारण को हम जानते हैं। निदान का मतलब होता है कि उसके कारण को पहचानना कि क्या कमी रह गई, उसको जब हम पहचान लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए? नहीं, अभ्यास कार्य होना चाहिए लेकिन सघन नहीं। अभ्यास कार्य की भी एक सीमा होती है। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम उसकी मतलब रिक्तियों का कारण हम पहचान लेते हैं तो उस कारण को दूर करने के लिए उसके लिए उचित उपचार भी आवश्यक होता है। उसके उपचार करके उसकी कमी को हम दूर करेंगे। अगला प्रश्न, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि मतलब कोई शिक्षक है, बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो उस पर जो है बार बार भड़क जाता है, उस पर क्रोध करने लगता है। तो वह क्या इंगित करता है कि शिक्षक के अंदर क्या है? बच्चे के शुभचिंतक है? नहीं। उसमें ज्ञान की कमी है? जरूरी नहीं है। वह कुंठित है? नहीं। शिक्षक अगर बच्चों पर बार बार क्रोध कर रहा है, इसका मतलब है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसे यह नहीं पता है कि अगर वह बार बार बच्चों पर ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसा क्रोध करेगा तो बच्चे उससे जुड़ेंगे नहीं। अगर बच्चे उससे जुड़ेंगे नहीं तो वो चीज़ों को सीख नहीं सकते। बच्चे उसे डरा हुआ महसूस करेंगे और उनकी जो व्यक्तिगत जो विकास होता है वो रुक जाता है। यानी कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित शिक्षक नहीं है। जैसे कोई शिक्षक अपने घर पर परेशान होता है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर परेशान रहता है तो विद्यालय आता है तो अपना सारा भड़ास जो है विद्यार्थियों पर निकालने लगता है। यह उसका व्यवहार उचित नहीं होता है, यानी वो संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संवैधानिक संशोधन है? नहीं। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, एनसीएफ जो है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया वह दस्तावेज है जो यह तय करता है कि किसी विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, विद्यालय का पाठ्यक्रम क्या होगा, जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाएंगे वो सब चीज़ें क्या होगी, ये सब जो है शिक्षक मतलब कि एनसीईआरटी तय करता है। तो एनसीएफ 2005 का संबंध है ऑप्शन बी से। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमने पूरा प्रयास किया कि एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम नई नई चीज़ें आपके समक्ष लाते रहेंगे और आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।